एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, एक दिन इतनी ताकतवर हो गई कि उसने एक पूरे साम्राज्य को ही हिलाकर रख दिया। अपनी सेना, अपना इलाका और इतना भ्रष्टाचार कि लंदन में बैठी सरकार भी हिल गई। यही कहानी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। वो कानून जिसने भारत में कंपनी के राज का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी। वो एक ऐसी बेलगाम ताकत बन चुकी थी जिस पर लगाम कसना बेहद जरूरी हो गया था। तो आखिर दिक्कत क्या थी? देखिए, कंपनी के अफसर रातों रात मालामाल हो रहे थे। हिसाब किताब में भयंकर गड़बड़ियां थीं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या थी? कंपनी को खुद नहीं पता था कि वो एक ट्रेडर है या एक रूलर। मतलब हालात इतने बिगड़ गए कि लंदन में बैठी ब्रिटिश पार्लियामेंट को बीच में कूदना पड़ा। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी इतनी बेकाबू हुई कैसे। फिर जानेंगे कि पार्लियामेंट ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाया। हम उस बड़े ही अजीब दो मालिकों वाले सिस्टम को भी समझेंगे और देखेंगे कि भारत के लिए इसका मतलब क्या था। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि इस सिस्टम के अंदर ही तबाही के बीज क्यों छुपे थे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये कंपनी आखिर इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हुई कैसे? देखिए, ऐसा नहीं है कि इसे रोकने की कोशिश नहीं हुई। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पर वो भ्रष्टाचार और ताकत की इस बाढ़ के सामने एक बहुत ही कमजोर सा बांध साबित हुआ। और जाहिर है वो टूट गया। और इसी नाकामी ने एक ज्यादा मजबूत और सख्त कानून के लिए रास्ता बनाया। और बस यहीं से ब्रिटिश सरकार की सीधी एंट्री होती है। ये साल था 1784। ब्रिटेन के एक नौजवान प्रधानमंत्री थे, विलियम पिट द यंगर। उन्होंने एक बड़ा दांव खेला। एक ऐसा कानून पेश किया जिसका मकसद सिर्फ एक था, कंपनी की लगाम खींचकर सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में थमा देना। और इसी कानून को दुनिया ने पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना। तो इस नए कानून में ऐसा क्या था? इसने एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब सा सिस्टम बनाया। एक ऐसा सिस्टम जहां मालिक दो थे। इस सिस्टम का नाम था डुअल गवर्नमेंट या दोहरा नियंत्रण। मतलब बहुत सिंपल था, कंपनी के व्यापार वाले काम अलग और राजनीति वाले काम अलग, दोनों को मिक्स नहीं करना है। इसे ऐसे समझिए, सत्ता के दो सेंटर बना दिए गए। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यह सीधे सीधे सरकार थी जो भारत में सेना, एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स से जुड़े सारे बड़े फैसले देखती थी। और दूसरी तरफ थी कंपनी की अपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इनका काम बस व्यापार देखो, प्रॉफिट कमाओ और कुछ नहीं। तो फिर असली बॉस कौन था? जाहिर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें थे सरकार के सबसे बड़े बड़े लोग, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वित्त मंत्री और तो और राजा के अपने खास सलाहकार। मतलब साफ था, अब भारत के फैसले किसी कंपनी के बोर्ड रूम में नहीं बल्कि लंदन में ब्रिटिश सरकार के टॉप लेवल पर होंगे। ठीक है, ये सब तो कागज पर हो गया, लेकिन भारत में जमीन पर इसका क्या असर पड़ा? शायद इस कानून का सबसे बड़ा और सबसे गहरा असर यही था। पहली बार, फर्स्ट टाइम, कंपनी के इलाकों को ऑफिशियली भारत में ब्रिटिश पोजेशंस यानी ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। सोचिए, सिर्फ शब्दों का हेरफेर था, लेकिन मतलब कितना बड़ा था। जो इलाका अब तक एक कंपनी का था, वो अब ब्रिटिश क्राउन की प्रॉपर्टी बन गया। एक ट्रेडिंग कंपनी एक कॉलोनी में तब्दील हो रही थी। और कंट्रोल सिर्फ नाम का नहीं था, असली बदलाव भी किए गए। गवर्नर जनरल को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उसकी काउंसिल छोटी कर दी गई, उसे वीटो पावर मिल गई। बॉम्बे और मद्रास को कलकत्ता के अंडर ले आए ताकि पूरे भारत पर एक जगह से हुकूमत की जा सके। और हाँ, करप्शन पर लगाम लगाने के लिए हर अफसर को अपनी सारी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना जरूरी कर दिया गया। सुनने में तो ये सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है ना, पर क्या ये परफेक्ट था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इस सिस्टम के डिजाइन में ही कुछ ऐसी बड़ी खामियां थीं जिनकी वजह से आगे चलकर बहुत बड़ा टकराव होना तय था। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किसी को ये साफ साफ पता ही नहीं था कि किसकी पावर कहाँ खत्म होती है और किसकी शुरू। गवर्नर जनरल की हालत तो सबसे खराब थी। वो बेचारा दो नाव में पैर रखकर चल रहा था। उसे कंपनी को भी जवाब देना था और ब्रिटिश सरकार को भी। और जब ऐसा कंफ्यूजन होता है तो क्या होता है? भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म। क्योंकि जब यही नहीं पता कि असली बॉस कौन है तो सब अपनी अपनी चलाते हैं। और ये जो दो मालिकों वाला सिस्टम था ना, ये कोई 2-4 साल नहीं चला। ये 1784 से शुरू होकर 1857 के गदर तक, मतलब करीब करीब 74 साल तक चलता रहा। आखिरकार 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जाकर इस सिस्टम को खत्म किया गया और भारत का राजपाट सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है,
ये एक्ट बनाया तो गया था एक कंपनी को एक साम्राज्य पर राज करने से रोकने के लिए, लेकिन दो मालिकों की सेवा करने के चक्कर में एक तरफ व्यापार, दूसरी तरफ ताज, क्या इसने अनजाने में खुद ही ताज के लिए रास्ता साफ नहीं कर दिया कि एक दिन वो आएगा और इस पूरी कंपनी को ही निगल जाएगा।